Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope all is well. जी तो आज हम दोबारा मिले हैं अपने लेक्चर नंबर 12 के लिए और यू नो द टॉपिक इज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड माय नेम इज़ इमरान गजनवी। मैं वैसे ये बड़ा 3-4 लेक्चर में ही मैंने आपको बताया, तो आई होप दैट यू रिमेंबर माय नेम एंड द कोर्स कोड। यस, इट इज़ अ प्रैक्टिस। आपको हर मैं लेक्चर में बताता हूँ कि हमारा कोर्स कोड क्या है, ताकि आपको पता हो कि हमारा कोर्स कोड क्या है। हमारा कोर्स कोड इज MGT 557 और आज जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली एज यू नो दैट हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा होता है उसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं और फिर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का लेक्चर बेसिकली इज लेक्चर नंबर 12 एंड लेक्चर नंबर 12 में हम ओवरव्यू अब करेंगे 11th लेक्चर और फिर हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी और फिर हम केस स्टडीज़ पे चले जाएंगे। सो हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली एक केस स्टडी डिस्कस की थी और उस केस स्टडी में हमने ये देखा था कि हाउ लो मोरल जो है वो रिजल्ट्स इन द डिसकंटेंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ और वो बेसिकली जॉब्स को छोड़ के चले जाते हैं। तो TSA बेसिकली इट्स द एयरपोर्ट स्क्रीनिंग फोर्स जो कि एयरपोर्ट के जो स्क्रीनर्स हैं वो स्क्रीन करते हैं। इट्स अ वेरी टफ जॉब और ये बेसिकली बड़ी मेंटली फटीग होती है, बिकॉज आपको पता है कि इतनी सेंसिटिव जॉब है कि अगर कोई गलती हो जाए और उस गलती से द इंटायर एविएशन द पैसेंजर्स ऑफ द एयरप्लेन उनकी पूरी एग्जिस्टेंस को जेपरडाइज किया जा सकता है। सो ये बड़ी सेंसिटिव और बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब है, लेकिन वहाँ पे जो लो मोरल का होना और ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो सेंसिटिव काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वो जिसमें आपके डिफेंस फोर्सेस हैं, पुलिस है, आपके जो ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है और जैसे हमने TSA को देखा अमेरिका में, ये जो है इनका जो लो मोरल है इट कैन बेसिकली रिजल्ट इन डिजास्टर्स। याद रखिएगा, दे हैव टू हैव द हाई मोरल और इसीलिए जो ये स्पेशल फोर्सेस हैं हमारी, ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और या जो हमारी जो इम्पोर्टेंट फोर्सेस हैं, इनके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स होते हैं और होने चाहिए, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस दे आर सेटिस्फाइड, दे आर मोटिवेटेड। और बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट है ना, ये इनके ऊपर फुल्ली अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज ये वो फोर्सेस हैं दोज हु लुक आफ्टर द इंटरेस्ट, द सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी ऑफ द कॉमन मैन। और इन लोगों को अगर आप बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस के थ्रू इंसेंटिव्स देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, मेरिट बेस्ड प्रमोशंस होंगी, सो दे विल बी हाईली मोटिवेटेड। उनका देखें वर्क लाइफ बैलेंस होगा, एज अ फैमिली ये ट्रीट करेंगे और बेसिकली डिफेंस फोर्सेस में ऐसा होता है। लेकिन ओवरऑल जो जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, अगर उसके अंदर ये एलिमेंट डाल दिया जाए तो बिलीव मी उनकी जो एफिशिएंसी है वो मैनी फोल्ड बढ़ जाएगी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम प्रैक्टिकली जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, इवन उनको हम देखते हैं, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर में अगर ये द ट्रू एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट हो जाए तो पब्लिक सेक्टर की जो एफिशिएंसी है वो मैनी फोल्ड बढ़ जाएगी। और जिन पब्लिक सेक्टर या सेमी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में ये ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया है, जैसे आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जितने भी रेगुलेटर्स हैं वहाँ पे भी कुछ हद तक ये चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये कुछ किसी हद तक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट काम करें और वो एक वो जो साइकोलॉजिकल बैरियर है ह्यूमन रिसोर्स का कि जी हम इनको बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, सो बेसिकली वो आप उनको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे हैं, वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, वो आप उन पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो आपको एक रिटर्न भी आपको वो देंगे और वो देते हैं। सो ये चीज़ें जो अगर पब्लिक सेक्टर में इम्प्लीमेंट हो जाएं
तो ये किसी भी मुल्क की तरक्की में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आपकी गवर्नेंस ठीक हो सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन ख़त्म हो सकती है, परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सकती है। और आपको पता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन द अदर एरियाज ऑफ इंडस्ट्री एज वेल। सो वहाँ पे अगर एफिशिएंसी होगी तो अल्टीमेटली जो मैल प्रैक्टिसेस हैं ऑन दी अदर साइड वो भी कम हो जाएंगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके रिजल्ट मैनी फोल्ड्स आएंगे। एंड आई थिंक दैट द स्टेक होल्डर्स, दोज हु बेसिकली वांट to improve the governance of this governance of the country, they should implement the concept of human resource management and strategic human resource management in its real letter and spirit in the public sector. And believe me, there will be huge benefits for not only for the government or basically for the overall country as well. So again, coming back to the example of TSA, हमने ये देखा कि वहाँ पे मोराल भी बड़ा लो है और लोग भी जो है वो डिसकंटेंट है और दे थिंक दैट देयर इज अ डेड एंड जॉब। एंड दिस वाज अ मेजर कंसर्न फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द TSA। और उन्होंने बोनस भी देना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने इनके ग्रेड्स भी, जो अच्छे लोग हैं उनके ग्रेड्स भी चेंज किए, उनको डेपुटेशन के लिए दूसरे महकमों में भी, सीक्रेट सर्विसेज या बॉर्डर पेट्रोल डिपार्टमेंट्स में भी भेजा। लेकिन वहाँ पे भी वो डिसकंटेंटमेंट नहीं गई। उसका द रीज़न वाज कि ट्रस्ट नहीं था। प्रमोशंस जो हो रही थी वो अपने मनपसंद लोगों की हो रही थी, वो मेरिट बेस्ड नहीं हो रही थी। 90% पीपल थॉट दैट ओके काम इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, दे टुक प्राइड इन इट, बट 80% दैट सेड कि जी फ्रैंकली स्पीकिंग इस पे मेरिट है ही नहीं। तो जब मेरिट नहीं होगा, जब आपको पता होगा कि आपको ट्रीट ही फेयरली नहीं किया जा रहा, तो आपको मोराल ठीक नहीं होगा। तो आप चाहे सैलरी बढ़ा दें, चाहे आप बोनस दे दें, चाहे आप कोई भी इंसेंटिव दे दें, वो लोग आपको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाएंगे। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में लोग ट्रस्ट जो काम करते हैं वो बेसिकली जब तक ऑर्गेनाइजेशन को ओन नहीं करेंगे, उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उसकी लॉयल्टी नहीं होगी, तो पीपल वांट परफॉर्म। और इसी रीज़न से कि अगर आप उस वहाँ बाइसेस होंगे, नेपोटिज्म होगी, सो पीपल डिसहार्ट हो जाते हैं और अच्छे लोग जो हैं वो फिर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाते हैं। और फिर वो जो निकम्मे लोग होते हैं, नायल लोग होते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं और उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का डाउनफॉल होता है और दे कांट सर्वाइव। तो इस जो केस स्टडी में हमने यही देखा कि इसमें जॉब एनरिचमेंट के थ्रू लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है टू बेसिकली स्टे बैक, और उनका मोराल भी हाई किया जा सकता है। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को एक म्यूचुअल एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप किया जाए, एक फेयर ट्रीटमेंट दी जाए, मेरिट बेस्ड प्रमोशंस हों, जॉब एनरिचमेंट हो, लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाएं, फर्दर इम्प्रूव किया जाए उनकी एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ को, एंड देन उनकी जॉब रोटेशन हो। तो उससे लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एक मोटिवेशन डेवलप होगी, और उसमें लोग जो हैं वो अपने काम में नॉट ओनली दे विल टेक प्राइड बट दे विल वर्क एफिशिएंटली, बिकॉज ये बड़ा सेंसिटिव जॉब है। सो मूविंग अहेड हम ये देखते हैं, हम जो दी स्ट्रेटेजिक मॉडल है उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, बिकॉज अब हम बात करेंगे, हम स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट से आगे निकल आए हैं और हम बात करेंगे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की। तो जब तक हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे या रिवाइज नहीं करेंगे, हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की तरफ थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट होगा उसको अंडरस्टैंड करना। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था और पढ़ा था कि सबसे पहले तो आपके पास एक विजन होता है कि आप व्हाट यू वांट दैट योर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी, और उसके बाद फिर आपने ये देखना होता है कि आपने उस जगह तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लेके जाना है। सो उस जगह तक कैसे लेके जाना इज योर मिशन। सो मिशन बेसिकली स्टार्ट्स बेसिकली आफ्टर द विजन, और मिशन के बाद देन यू नीड टू डू द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो है वो आप अपने इंटरनल बेसिकली इन्वायरमेंट को देखते हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट को आप
किस लिए देखते हैं? आप देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप किस लिए देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि आप ये देखते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और थ्रेट क्या हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें जिसको हम स्वॉट एनालिसिस भी करते हैं, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेस एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ये बेसिकली स्वॉट एनालिसिस है। और कोई भी हम जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं उससे पहले हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, ताकि अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारी एबिलिटीज़ क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमारी डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, कंपीटिटिव एडवांटेज के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि मार्केट में जब हमारे रिसोर्सेज हैं, डिस्टिंक्ट कैपेबिलिटीज़ हैं, हम उनको किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इंटरैक्ट करके, इंटीग्रेट करके हम जो है अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं, और हम थ्रेट्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बिफोर स्टार्टिंग एनी स्ट्रेटेजिक प्लान और एनी प्रोजेक्ट और एनी ऑर्गेनाइजेशन। फिर then you have a strategic choices, you have to take choices. Basically choices अगर आप नहीं करेंगे तो then you can't move ahead. So then comes the strategic choices. उसके बाद strategic choices के बाद then you develop corporate strategies, और corporate strategies के साथ ही आप develop करते हैं corporate strategic goals, और साथ ही functional strategies होती हैं आपकी, और then with that functional strategic goals आपके पास आते हैं। फिर आप strategic plans बनाते हैं। strategic plans आप जितने भी आपके objectives हैं, जो भी आपकी strategies हैं, उनको आपने implement करना है। जब तक कि आपके पास प्लान नहीं होंगे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। दैट हाउ यू रीच देयर, यू टेक द एक्शंस, और वो एक्शन प्लान जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट होने के बाद फिर उसका जो लास्ट स्टेज है वो आप मॉनिटर करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं कि जो आपने एक्शंस लिए हैं, जो आपने प्लान बनाए थे, वो क्या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वो आप अपने गोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या जो जैसे आप चाहते हैं वैसे प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही। अगर हो रही होती है तो देन यू स्टिल मॉनिटर, बट यू विल बी हैप्पी दैट आपने अच्छी स्ट्रेटजी बनाई जो विच इज़ वर्किंग। बट अगर आप ये देखते हैं कि जी जैसे आप चाह रहे थे वैसे सिस्टम और प्रोसेस नहीं बिहेव कर रहा, उस तरफ नहीं जा रहा, तो अगेन फिर आप इमीडिएट एक्शन लेके आप वापस आते हैं, आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के पास चले जाते हैं, आप स्ट्रेटेजिक गोल्स आप ट्राई टू फाइंड आउट वेयर द प्रॉब्लम इज। जब आप पिन पॉइंट करते हैं फिर आप स्ट्रेटेजिक गोल्स को देखते हैं, वहाँ पे फाइन ट्यूनिंग करते हैं, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को देखते हैं, वहाँ पे फाइन ट्यूनिंग करते हैं। अगर फंक्शनल स्ट्रेटजी में कोई इशू है वहाँ पे फाइन ट्यूनिंग हो रही है, फंक्शनल स्ट्रेटेजिक गोल्स में कोई इशू है वहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आपने फौरी तौर पे ये अपने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और फंक्शनल स्ट्रेटजीज को देख के आपने फिर दोबारा वापस प्रोसेस उसी फ्लो में आ जाता है। जब तक ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होती ये फ्लो चलता रहता है। सो दिस इज़ बेसिकली ए स्ट्रेटेजिक मॉडल। और ये अगर आप समझ गए, इसलिए मैं बार बार आप इस पर एम्फसाइज करता हूँ, तो आपको स्ट्रैटेजी जो है वो बड़ी इजीली आप समझ जाएंगे और आप स्टडीज़ को फॉर्मुलेट भी कर सकेंगे। नाउ मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट बेसिकली केस स्टडी जो हमने पहले आपको डिस्कस कर ली है केस स्टडी, और इसके बाद अब हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी को आपने फॉर्मुलेट करना है। पहले आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आपने उसके पूरे डायग्राम को समझ लिया, आपने फ्लो को समझ लिया। अब हाउ टू basically formulate a strategy. Basically it is best described as a process for developing a sense of direction and ensuring strategic fit. तो एक्डेमिकली अगर हम इसको देखें तो ये बेस्ट जो डिस्क्राइब की गई है कि डेवलप करते हैं आप सेंस ऑफ डायरेक्शन, कि आपने जाना कहाँ है, आपने पूरा एक रोड मैप आपने तैयार करना है, और ताकि और इंश्योर करना है कि आपका स्ट्रेटेजिक फिट है, आपके ऑब्जेक्टिव्स में, आपके रिसोर्सेज में, आपकी इन्वायरमेंट में वो इंटीग्रेशन हो, ताकि आपने मिनिमम बेस्ट रिसोर्सेज में आपने अपने एंड्स को मीट करना है बेस्ट वे में, एफिशिएंट वे में एंड स्विफ्टली। तो दैट इज़ बेसिकली द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, दैट इज़ बेसिकली द बेस्ट स्ट्रैटेजी. It has often been described as a logical step-by-step affair, the outcome of which is formal written statement that provides a definitive guide to the organization intentions. तो ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल अफेयर है, जैसे हमने डिस्कस किया पहले भी, और इसको आप एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जिसको आप यू नीड राइट इट डाउन। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आपने लिखते हैं, ये आपको फिर गाइड प्रोवाइड करता है। इट इज़ बेसिकली अ गाइड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशंस, और फिर एवरीबडी इज बेसिकली नोज दैट ओके दिस इज द स्ट्रैटेजी एंड दिस इज द डायरेक्शन वी वांट टू गो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर।
अब हमारे पास जो अप्रोच है फॉर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, ये 4 अप्रोचेस हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के लिए। इन अप्रोचेस को हम डिस्कस करते हैं और फिर हम एक अप्रोच जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये 4 अप्रोचेस क्या हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली विटिंगटन 1993 में बेसिकली हैज आइडेंटिफाइड 4 अप्रोचेस टू फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटजी। और ये 4 अप्रोचेस क्या हैं, ये है एक तो क्लासिकल अप्रोच है, फिर इसकी है एवोल्यूशनरी अप्रोच, देन द थर्ड इज प्रोसेसुअल अप्रोच, ये प्रोसेस से निकला है वर्ड, प्रोसेसुअल अप्रोच है, और उसके बाद सिस्टमैटिक अप्रोच है। तो ये 4 अप्रोचेस हैं जो कि आती हैं टुवर्ड्स द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। सो अब हम इसको एक एक करके चारों अप्रोचेस को हम डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि फिर हम कैजुअल जो क्लासिकल अप्रोच जो है उसको फिर हम लेके आगे फर्दर चलेंगे कि हमने व्हाट इज द क्लासिकल अप्रोच टुवर्ड्स द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन. So the classical approach basically for the strategy formulation it is basically as a rational process of deliberate calculation. The process of strategy formulation is seen as being separate from the process of implementation. So जो classical approach है strategy formulation की basically वो आपका एक rational process है और डिलिबरेट कैलकुलेशन है. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है. अब द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज सीन एज बीइंग सेपरेट फ्रॉम प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. तो फॉर्मुलेशन जो है वो बेसिकली इसको देखा जाता है कि एक सेपरेट है और जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो सेपरेट है. तो इसमें ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आपको जहन में रखनी है. Then comes the approach, evolutionary approach. So what is evolutionary approach? Let's discuss it. And it is being defined that strategy formulation as an evolutionary process that is a product of market forces in which the most efficient and productive organization went through. Basically, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है ये आप ये देखते हैं कि जो स्ट्रेटजी आपने फॉर्मुलेट की है वो इट इज़ बेसिकली फॉर्मुलेटेड थ्रू एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस कि आपने मार्केट फोर्सेस को देखा और आपने देखा कि जी विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो मोस्ट प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है वो विन थ्रू कर देती है. तो वो एवोल्यूशन के थ्रू ये प्रोसेस जो है ये चलता है. उसके बाद आप देखते हैं प्रोसेसुअल स्ट्रेटजी. बेसिकली दिस इज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एज एन incremental process that evolves through discussion and disagreement. It may be impossible to specify what the strategy is until after the event. So ये जो process के through जो चीज़ें develop होती हैं discussion, disagreement के through, तो वो उसको आप ये कहते हैं कि उसके through evolve होती है और ये आप बता ही नहीं सकते जब तक कि आपने implement करके after the event. सो ये प्रोसेस की चीज़ें थ्रू जो आती हैं उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. तो ये बेसिकली आपने इम्प्लीमेंट किया और फिर आपने बेसिकली स्ट्रेटजी आपको समझ आती है कि जी जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो इट मे बी इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई व्हाट स्ट्रेटजी इज अंटिल आफ्टर द इवेंट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to understand that. और फिर सिस्टमैटिक जो अप्रोच है वो बेसिकली स्ट्रेटजी इज शेप्ड बाय अ सोशल सिस्टम in which it is embedded. So ये basically जो systematic approach to strategy formulation है ये basically shaped by the social system जिसमें वो embedded है. Choices are constrained by the cultural and institutional interests of a broader society. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने के लिए. ये जो चॉइसेस आपको आपने लेते हैं वो आप लिमिटेड हैं, वो आप कंस्ट्रेंड हैं कि आपने कल्चर को भी देखना है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को भी देखना है, जो बेसिकली सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी देखना है. तो आपके पास एक लिमिटेशन ऑफ दोज अटेम्प्टिंग टू फॉर्मुलेट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. सो आपके पास बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट यू कम अप विद द एक्यूरेट स्ट्रेटजी इन द सिस्टमैटिक वे बिकॉज आपकी कंसिडरेशन बहुत सारी हो जाती हैं और फिर आपने और इसमें ज़्यादातर आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं. सो इसमें अब द क्लासिकल अप्रोच ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है कि अब आप व्हाट बेसिकली इज कंसेप्चुअली द क्लासिकल अप्रोच एज डिस्क्राइब्ड बाय विटिंगटन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग सेट. अब हम बेसिकली क्लासिकल अप्रोच को डिस्कस करेंगे. बाकी 4 जो आपकी एवोल्यूशनरी है, जो प्रोसेसुअल है और जो सिस्टमैटिक है वो बेसिकली इज़ नॉट कंसर्न टू अस,
क्योंकि हमने स्ट्रेटजी को डिटेल में नहीं डिस्कस करना, तो हम अब जो क्लासिकल अप्रोच है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि बिकॉज देन वी बेसिकली इंटीग्रेट दिस स्ट्रेटजी इनटू द स्ट्रेटेजिक इनटू ह्यूमन रिसोर्स, एंड देन विल फाइनलाइज द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स। उसमें हम देखें कि हाउ स्ट्रेटजी इज इम्प्लीमेंटेड, हाउ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स इज बेसिकली is evolved, and how important strategic human resource in the lives of the organizations. So classical strategic approach जो है ये अगेन विटिंगटन ने जो इसमें जो स्टेप्स हैं वो डिस्क्राइब किए हैं, और इसमें हम ये देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग स्टेप्स हैव बीन एडेड बाय द टू द विटिंगटन मॉडल। तो इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है और मॉनिटरिंग स्टेप जो है वो उसमें ऐड किया गया है। अब लेट्स सी, सबसे पहले अगेन हमें पता है कि क्लासिकल अप्रोच में हमने मिशन को डिफाइन करना है, वी नीड टू डिफाइन द मिशन, देन वी सेट ऑब्जेक्टिव्स, हमने ऑब्जेक्टिव्स को इसको सेट करना है। उसके बाद हमने देखना है टू कंडक्ट एक्सटर्नल स्कैन्स टू assess internal strengths and weaknesses and external opportunities and threats। तो फिर हमने SWOT एनालिसिस करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्लासिकल अप्रोच में हमने पहले भी देखा, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हम क्या करते हैं, पहला स्टेप है मिशन डिफाइन किया, ऑब्जेक्टिव सेट किए, फिर हमने SWOT एनालिसिस किया, हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखा, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को देखा, और फिर हमने एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि ओके हियर वी आर। उसके बाद हम देखते हैं कि एनालाइज एक्सिस्टिंग स्ट्रेटजीज टू डिटरमाइन द रेलेवेंस इन द लाइट ऑफ एन एक्सटर्नल अप्रेजल। तो जो आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको आप एनालाइज करते हैं। व्हाट यू डू इज दैट यू एनालाइज एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज, ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपकी जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो उसकी रेलेवेंस कितनी है उसके साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो तो वो जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग के साथ एनवायरनमेंट के साथ एक मैच नहीं करेंगे, वो जो गैप्स को फिल इन नहीं करेंगे, तो आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं होगी। सो यू नीड टू एनालाइज एक्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज टू डिटरमाइन द रेलेवेंस इन द लाइट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल अप्रेजल। This may include gap analysis, which will establish the extent to which environmental factors might lead to gaps between what could be achieved if no changes were made and what needs to be achieved। ये जो मैंने आपको पहले कहा कि आपने आप ये एनालाइज करते हैं, आप देखते हैं कि इंटरनल जो आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो एट व्हाट स्टेज दे आर, उनकी रेलेवेंस कितनी है इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, और फिर आप ये देखते हैं कि उसमें गैप है। अगर गैप है तो फिर आपने उस गैप को ब्रिज कैसे करना है, उसको अगर उसमें कोई चेंज नहीं किया आपने तो फिर आपके जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू टेक करेक्टिव मेजर्स एंड एनालाइज द एक्सिस्टिंग स्ट्रेटजीज विद इन द लाइट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये विद द टाइम चेंज होता रहता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस। Then define in the light of this analysis the distinctive capabilities of the organization। और फिर जब ये एनालिसिस करते हैं फिर आप ये देखते हैं, फिर आप डिफाइन करते हैं कि जो आपकी कौन सी डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज हैं, वो आपके रिसोर्सेज क्या हैं, जिससे आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है टू अचीव दी योर डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं इन द लाइट ऑफ दिस एनालिसिस आपकी डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन की हैं। उसके बाद हम देखते हैं देन वी नीड टू डिफाइन की स्ट्रेटेजिक इश्यूज इमर्जिंग फ्रॉम द प्रीवियस एनालिसिस। अब आपने ये देखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये डिफाइन करते हैं की स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो कि इमर्ज करते हैं फ्रॉम द प्रीवियस एनालिसिस। देखिए आपने जो डिसीजन मेकिंग करनी है, जो एक्शंस लेने हैं, जो सिस्टम को फाइन ट्यून करना है, वो तभी आप कर सकेंगे जब आप एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे अपनी स्ट्रैटेजीज़ का, और फिर आप देखेंगे कि क्या इश्यूज आए हैं, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसको आपने ओवरकम करके आपने आगे जो है उसको करेक्टिव मेजर्स लेने। So these will be concerned with such matters such as product market scope, enhancing shareholders value, और ये different basically matters हो सकते हैं जिसमें product market scope भी आ सकता है, enhancing shareholder value भी आ सकती है, resource capacity भी आ सकती है, capability भी आ सकती है। तो ये different तरीके हैं, different चीज़ें हैं जिनके लिए आप वो issues को आप discuss आप identify करते हैं, analyze करते हैं, और फिर वो basically उनके लिए उनके साथ corrective measures लेते हैं। So
उसके बाद आप ये देखते हैं कि क्लासिकल अप्रोच के अंदर आपके पास जो फॉर्मुलेशन है, आपके पास और क्या चीज़ है। बेसिकली आपने ये देखा है कि आप देन डिटरमाइन कॉर्पोरेट एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। उसके बाद जब आपने मिशन आपके पास आ गया, आपके पास सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आ गया, आपने स्वॉट एनालिसिस कर लिया, आपने डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ भी आपने असेस कर ली और आपने जो आपके रेमेडियल मेजर्स हैं वो भी आइडेंटिफाई कर लिए, तो उसके बाद फिर आप व्हाट यू डू इज़ यू डिटरमाइन बेसिकली कॉर्पोरेट एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पे आप फिर आके कॉर्पोरेट और फंक्शनल स्ट्रैटेजीज आप डेवलप करते हैं फॉर अचीविंग योर डिजायर्ड गोल्स एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। तो आपका जो भी कंपैरेटिव एडवांटेज है, जो भी आपके गोल्स हैं, वो आप फिर उसके पॉइंट उसके हिसाब से आप डेवलप करते हैं, टेकिंग इनटू अकाउंट की स्ट्रेटेजिक इश्यूज। अब बेसिकली वो स्ट्रेटेजिक इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज और फंक्शनल स्ट्रैटेजीज आप डेवलप करते हैं, डिटरमाइन करते हैं फॉर अचीविंग योर गोल्स एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। आप जो मैं भी हम डिस्कस करेंगे फॉलोइंग पॉइंट्स यू दीज की स्ट्रेटेजिक इश्यूज यू नीड कीप इन योर माइंड। अब वो क्या क्या कौन कौन से की स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उसमें आपने देखना है। जिसमें इंक्लूड बिजनेस स्ट्रैटेजीज फॉर ग्रोथ। तो आपकी जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं ग्रोथ के लिए वो हो सकती हैं, डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है, आपका डाइवर्सिफिकेशन प्लान हो सकता है, आपका ब्रॉड जेनेरिक स्ट्रैटेजीज ऑफ इनोवेशन हो सकती हैं, फिर आपकी क्वालिटी हो सकती है, कॉस्ट लीडरशिप हो सकती है, दे कुड टेक द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक कॉर्पोरेट फंक्शनल स्ट्रैटेजीज कंसर्न विद प्रोडक्ट मार्केट स्कोप, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इश्यूज जो हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए आप कॉर्पोरेट डिटरमाइन करते हैं कॉर्पोरेट एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजीज को टू अचीव योर गोल्स एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप ये देखते हैं कि देन यू आफ्टर यू बेसिकली डिटरमाइन द कॉर्पोरेट एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजीज, यू प्रिपेयर इंटीग्रेटेड strategic plans for implementation strategy। अब ये बड़ा important element है। You prepare basically integrated strategic plans for implementation of strategies। अब आपके पास मिशन आ गया, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स आ गए, आपके पास स्वॉट एनालिसिस आ गया, आपके पास स्ट्रेटजीज का एनालिसिस भी आ गया कि अब आपने क्या करेक्टिव मेजर्स देने हैं, और आपको पता भी है कि और फिर आपने आपकी कॉर्पोरेट और फंक्शनल स्ट्रेटजीज भी आपने डेवलप कर ली। तो इन सब चीज़ों के बाद फिर आप एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग दो स्ट्रेटजीज, बिकॉज आपने स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स तक कैसे पहुंचेंगे। तो वही बात है कि अगर आपने कराची जाना है और आपने ये सोचा है कि जी आप जहाज़ के थ्रू कराची जाएंगे, एरोप्लेन पे जाएंगे, तो अगर आप घर से निकलेंगे, आपको कोई ड्रॉप करेगा एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के बाद आप जहाज़ पे बैठेंगे तो जहाज़ उड़ेगा और कराची पहुंचेगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है, जो सारा एक्शन प्लान है, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप कराची पहुंच नहीं सकेंगे, आप अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकेंगे। तो आप उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक प्लान जो है इम्प्लीमेंटेशन का वो प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद फिर देन इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज, और फिर आप वो जो प्लान है उसके थ्रू आप स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। देन मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइज एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज और डेवलप न्यू स्ट्रैटेजीज एज नेसेसरी। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप जब स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसको छोड़ नहीं देते जब तक कि आप अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर आप उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, और मॉनिटरिंग के दौरान आप देखते हैं कि जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है और जहाँ भी एनीथिंग विच इज़ गोइंग नॉट in line with your strategy or you think that it is not working, then आप existing strategies को revise करते हैं या आप नई strategies develop करते हैं अगर आपकी ज़रूरत है। तो ये बड़ा important है और ये ongoing process है until and unless you achieve your desired targets. So here we basically end our formulation of strategy, और अब हम केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। अब केस स्टडी के लिए हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो हम कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस। अब बेसिकली साथ साथ हम स्ट्रेटजी के हम देखेंगे कि छोटे छोटे मैं आपको ये टूल्स एंड ट्रिक्स बेसिकली
टू enhance योर HRM स्किल्स जो हैं उनके लिए भी मैं देता हूँ। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जब आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करेंगे या इवन व्हेन यू आर बेसिकली रनिंग योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, आप एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। बहुत से बच्चे आप में से लोग होंगे भी इस वक्त, सो एंटरप्रेन्योर्स। तो बेसिकली ये आपको बड़ा, ये चीज़ें आपको बड़ी फ्रूटफुल साबित होंगी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो आप ये कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस प्लीज़ निकाल लें, आप भी निकाल लें और हम इसको डिस्कस करते हैं। इसको मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दी जॉब एनालिसिस, क्योंकि फिर ये आपको जॉब डिज़ाइन और जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए भी आपको बेसिकली यूज़ होती है ये जॉब एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। जी निकाल लिया आपने? जी आप अभी तक आपने निकाला, क्यों जी? नहीं, देखें आप जब हम लेक्चर में हैं तो आपने फोकस करना है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप दुनिया के सारे काम छोड़ के, क्योंकि देखें यू हैव बेसिकली यू हैव अ मिशन, यू हैव अ विजन कि आपने कि कोई मकाम ज़िंदगी में, और फिर आपकी जो स्ट्रैटेजी और आपके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव और प्लान्स ये हैं कि अब आपने ये लेक्चर अटेंड करने हैं और फिर आपने उसको नॉलेज को ग्रास्प करना है थ्रू द लेक्चर, थ्रू द एक्सप्लेनेशन। फिर आपने डिफरेंट किताबों को पढ़ना है, उसके ऊपर आपने अपने मज़ीद नॉलेज को इन्हांस करना है और फिर आपने बेसिकली डिग्री लेनी है। तो ये दिस इज़ द स्ट्रैटेजी, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी में आप अगर फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपके पास नोट्स ही नहीं होंगे, आपके पास रीडिंग मटेरियल नहीं होगा, तो फिर कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट ना। देखें स्ट्रैटेजी में अगर आप बेसिकली आर्मी में हैं और आपने जंग लड़नी है और आप जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं और आपके पास, आपके दुश्मन के पास वेपन है और आपके पास वेपन ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप फ्रैंकली स्पीकिंग आर्म्स एंड एम्यूनेशन से जुड़ो कराटे के साथ तो आप फ्रैंकली स्पीकिंग मुकाबला नहीं कर सकते ना। तो आपको कहीं भी compete करने के लिए, किसी चीज़ का मुकाबला करने के लिए आपके पास भी रिसोर्स आपके पास होना चाहिए। और आपका रिसोर्स, स्टूडेंट्स का रिसोर्स क्या है? उनके पास ये जो कोर्स मटेरियल है, जो नॉलेज है, जो आपके पास पावर पॉइंट्स आई नहीं है, ये आपका बेसिकली रिसोर्स मटेरियल है। इसी से हम पढ़ते हैं, इसी से हम देखते हैं क्योंकि देखें वाई आई एम हेयर, आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, बेसिकली आई एम बाउंड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश, बट थोड़ा सा मैं इसमें मिक्स इसलिए करता हूँ, उर्दू में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बिकॉज आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी तरह डेवलप हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल दैट यू नीड टू हैव दिस नोट्स विद यू, ताकि अपने अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर लिख लें, या साथ आपके पास नोट्स होने चाहिए। तो ये आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम भी याद रखें कि आपके पास नोट्स आपके पास हैंडी अवेलेबल हों, और अगर नहीं है तो फिर आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगा। सो लेट्स मूव अहेड। हम देखते हैं कि जॉब एनालिसिस कैसे किया जाता है, हाउ टू कंडक्ट अ जॉब एनालिसिस। Because job analysis is the cornerstone of HRM activity, it is important to understand how the job activity is performed. तो अब ये बड़ा important है और इसमें हमने फॉलोइंग जो आपके 7 स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखें job analysis is a cornerstone of HRM and it's very important basically to understand कि job perform कैसे होती है। और इसका जो सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो ये है, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द जॉब एनालिसिस। सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप जॉब एनालिसिस का पर्पस क्या है, आप क्यों कर रहे हैं। So until and unless you don't understand the purpose of the job analysis, you can't basically head into the right direction. तो अब हम देखते हैं क्या है। Before embarking on the job analysis, one must understand the nature and the purpose of conducting the investigation. It's very important. Recognizing that job analysis serve as vital purpose in such HRM activities as recruitment, training and compensation. In fact, nearly every activity of HRM revolves around the job analysis. तो ये job analysis की importance के बारे में आपको बताया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है
कि जॉब एनालिसिस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जॉब एनालिसिस कितना इम्पॉर्टेंट है और उसका पर्पस क्या है जब आप जॉब एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि यू नीड टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन फॉर द जॉब एनालिसिस। और ये जॉब एनालिसिस बेसिकली आपको रिकग्नाइज किया जाता है, इट्स अ वाइटल प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और बेसिकली ये जो है ये यूज़ किया जाता है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, एवेल्यूएशन परफॉर्मेंस और कंपनसेशन के अंदर ये जॉब एनालिसिस यूज़ होता है, इम्प्लीमेंट होता है। All, in fact, it is nearly in the every part of the human resource activity, which basically revolves around the job analysis. Every human resource activity revolves around the job analysis. लेकिन जो स्पेसिफिकली जो चीज़ें जिन चीज़ों के इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करता है वो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, एवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन है, मेजर फैक्टर्स हैं। The second basically portion of the second step is understand the role of jobs and values in the organization. तो ये बड़ा important है, ये बड़ा important है कि आप you need to understand the role of job and the values in the organization. Every job in the organization should have purpose. तो ये तो बड़ा understood सी बात है कि every job in the organization has a purpose. Before conducting the job analysis, one must understand the job's link to the organization's strategic direction. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब जॉब एनालिसिस करने से पहले आप यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस जॉब का लिंक क्या है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन एसेंस वन मस्ट आंसर व्हाई अ जॉब इज नीडेड। बेसिकली टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज कि आपको पता होना चाहिए कि इस जो जॉब है ये जॉब क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम जनरल ऑर्गेनोग्राम देखें तो देयर इज़ अ प्रोडक्शन मैनेजर, देयर इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर, देयर इज़ अ फाइनेंस मैनेजर। तो लेट्स से अगर हम इन तीन को भी ले लें, सो आप ये देखते हैं कि लेट्स से मार्केटिंग मैनेजर नहीं है, पोजीशन ही नहीं है, तो फाइनेंस मैनेजर है, उसने आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर दिया, प्रोडक्शन मैनेजर ने प्रोडक्शन कर दी, तो अब फिनिश प्रोडक्ट मौजूद है, बेचेगा कौन? तो क्या होगा? Nobody will buy it, मार्केट में जाएगी नहीं, जब जाएगी नहीं तो डिजास्टर। हाउ विल कंपनी अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव? लेट्स से अगर फाइनेंस मैनेजर नहीं है, आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, दोनों बैठे हुए हैं, फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज को ठीक तरह अप्लाई नहीं किया जा रहा, डिजास्टर। आप क्या करेंगे? देन अगर प्रोडक्शन मैनेजर नहीं है, फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन मैनेजर नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है, तो पैसे भी हैं, बेचने वाला भी है, आप क्या करेंगे? बनाने वाला ही नहीं, तो क्या करेंगे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दैट जॉब इज नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन and why it is basically, and it has to be integrated with the strategic direction of the organization. So this is very important. If an answer cannot be determined, then maybe the job is unnecessary. और अगर आप देखें कि अगर आप इस सवाल का जवाब ही नहीं दे सकते कि जॉब क्यों ज़रूरी है, तो फिर वो जॉब ज़रूरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। आप फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं कि जी आपने दो जो हैं वो ऑफिस रनर्स रखे हुए हैं, तो अब आप ये देखते हैं कि आपका काम जो है वो एक रनर का है और आपने दो रखे हुए हैं और आप उसकी यूटिलिटी जो है वो मतलब नहीं बता सकते, तो उसका मतलब है उसकी जॉब की ज़रूरत ही नहीं, आपने वैसे ही उसको रखा हुआ है, रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई जॉब इज़ नीडेड और इट इज़ नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ओके, देन कम्स द बेंचमार्किंग पोजीशंस। In large organizations, it would be impossible to evaluate every job in one time. Accordingly, involving employees and seeking their input, selecting jobs can be chosen based on how well they represent other similar jobs in the organization. This information serves as a starting point in the later analysis of other positions. So benchmarking is very important. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली इम्पॉसिबल होता है कि आप हर जॉब को एवेल्युएट करें एक वक्त में, तो आप वो बेंचमार्किंग कर लेते हैं चीज़ों की, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, तो उससे आपको बड़ी हेल्प मिल जाती है।
फोर्थ इज डिटरमाइन हाउ यू वांट टू कलेक्ट जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन, और फिर आपको बेसिकली ये आपको डिटरमाइन करना है कि आपने जो जॉब एनालिसिस है, जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग जॉब एनालिसिस, वो आपने कलेक्ट कैसे करनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रॉपर प्लानिंग एट दिस स्टेज परमिट्स यू टू कलेक्ट द डिजायर्ड डाटा इन द मोस्ट effective and efficient manner. This means developing a process for collecting data. Several methods should be combined, such as structured questionnaires, group interviews, technical conferences. Select the ones that best meet your analysis goal and timetable. तो ये एक बड़ा important है कि आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो कैसे करनी, इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। और फिर देयर आर डिफरेंट टूल्स जिनके थ्रू आप करते हैं, और उसमें आप क्वेश्चनर भी यूज़ करते हैं, ग्रुप इंटरव्यूज़ भी यूज़ करते हैं, टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, और वहाँ पे आपने ये देखना है कि आपकी जो जॉब एनालिसिस है उसको कौन सी टेक्निक जो है वो ज़्यादा सूट करती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिटरमाइन करना है। सीकिंग क्लैरिफिकेशन वेर एवर नेसेसरी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी आपको कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, आप ले लें, अज्यूम ना करें, क्योंकि जब आप अज्यूम करते हैं तो फिर आप वहीं पे आप गलती करते हैं। सो ये कहता है कि जी व्हेन द जॉब एनालिसिस डजंट entirely understand some of the information collected, it's time to seek clarification from those who possess the critical information. तो जब आपका जॉब एनालिस्ट है उसको नहीं पता कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है या उसको कन्फ्यूजन है, तो फिर उसको क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए, और उनसे क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस माइट इंक्लूड द एम्प्लॉई एंड द सुपरवाइजर, और ये बेसिकली एम्प्लॉई भी हो सकता है जो उसमें काम कर रहा हो, सुपरवाइजर भी हो सकता है जो बेसिकली सुपरवाइज कर रहा हो। Clearly understand and comprehending the information will make the next step in the job analysis process, writing the job description, easier and more productive. तो ये basically इसकी clear understanding जो है ये help करती है job analysis में और basically job description लिखने में, because और ये बहुत आसान हो जाता है। तो this is very important that one need to understand कि आपके लिए कितना important है clarification लेना। उसके बाद आप ये देखते हैं डेवलप द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन, तो फिर उसके बाद आप पहला ड्राफ्ट डेवलप करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन का। और ऑल्दो जॉब डिस्क्रिप्शन फॉलोज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, most include certain elements. Specifically, a job description contains the job title, a summary sentence of the job, main activities, jobs level, and working conditions. This last paragraph of the job description typically includes the job specifications or those personal characteristics the job incumbent should possess to be successful on the job. तो ये बड़ा important है कि आप फर्स्ट ड्राफ्ट डेवलप करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन का, और उस जॉब डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आपके पास जॉब टाइटल है, समरी है जो कि आपको बताती है कि मेन एक्टिविटीज़ क्या हैं, जॉब लेवल क्या है, अथॉरिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस क्या हैं। और फिर जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें आप बेसिकली टिपिकली इंक्लूड करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन, और जॉब स्पेसिफिकेशन में बेसिकली आपके पास पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जिसने उस पोजीशन में काम करना है, और बेसिकली उस पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनकम्बेंट शुड पोजेस, जो उसमें होने चाहिए, जो आप जिसको एम्प्लॉय करेंगे उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए जाते हैं फॉर द सूटेबल कैंडिडेट, जिसको वो जो बेसिकली होने चाहिए फॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर दैट पोजीशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेसिकली रिव्यू ऑफ ड्राफ्ट जो है वो होना चाहिए विद द सुपरवाइजर। जो भी सुपरवाइजर है जिस पोजीशन का, बेसिकली उसकी ओनरशिप होनी चाहिए उसके अंदर, और अल्टीमेटली द सुपरवाइजर ऑफ दैट पोजीशन जो है हैज़ टू एनालाइज एंड अप्रूव द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके पास आप लेके जाएं, जो सुपरवाइजर है वो देखेगा, पढ़ेगा, उसको समझ, क्योंकि ही इज़ इन्वॉल्व इन दैट, और उसके ऊपर वो प्रूफ करेगा और उसके सिग्नेचर्स आपने लेने हैं, वो देन यू हैव टू हैव द फाइनल ड्राफ्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो सुपरवाइजर है उसका कंसेंट भी लेना है कि जो भी आपने जॉब एनालिसिस किया है, जॉब डिस्क्रिप्शन डेवलप की है, उसका जो सुपरवाइजर है उसको एग्री करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। So basically review comments of the supervisors can assist in determining the final description of the document. When the description is
accurate reflection of the supervisor should sign off or approve the document, or basically that document has to be approved by the supervisor. So here we conclude the job analysis for the लेक्चर नंबर 12 और अब हम देखेंगे आगे चल के कि हमारे पास बेसिकली केस स्टडी है और केस स्टडी को हम देखेंगे कि ये केस स्टडी हाउ इम्पोर्टेंट दिस केस स्टडी इज बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी. बेसिकली आप ये देखते हैं ये अगेन दिस इज़ इन द रिक्रूटमेंट साइट और मैं आपको साथ साथ इसलिए ये चीज़ें लेके चल रहा हूँ कि आप ये देखें कि हमने डाइवर्सिटी पे भी देखी, हमने एथिक्स पे भी बात की, हमने बेसिकली मोरल पे भी बात की, हमने डाइवर्सिटी पे भी बात की, हमने अब हम इसमें देखेंगे कि रिक्रूटमेंट जो है उसको कैसे मैनेज किया जाता है. तो ये केस स्टडी है बेसिकली पुलिसिंग परेड policing paradise, how the Honolulu Police Department developed its brand. So जो Honolulu जो basically it's a city कि उनकी जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने कैसे अपने जो डिपार्टमेंट है उसको एक ऐसा ब्रांड डेवलप किया. तो लेट्स गो थ्रू द केस स्टडी. For years, the chiefs of the Honolulu Police Department used ohana, the Hawaiian word for family, to describe the department. Basically, as we've already discussed, that the organizations are just like families. और ये implement किया Honolulu Police Department ने, and because they use the word ohana, basically, which is the word used by the family in Hawaii to describe the police department of the Hawaii. Family is important in Hawaiian culture, and ohana is the reason why officers joined and stayed in the force. So ये बड़ा important है कि basically जो भी हवाना पुलिस में जो ऑफिसर्स ज्वाइन करते और उसमें थे वो because of this concept ohana, it's a family affair, तो उसलिए वो ज्वाइन करते थे. Several years ago police family found itself in staffing crisis और काफ़ी साल पहले उन्होंने पुलिस ने देखा कि they have serious problem in staffing. People are not coming or people are leaving the Honolulu police. So like many other organizations, a large percentage of officers were nearing retirement, combined with other issues such as officers leaving for better paying jobs on the mainland and competition from other law enforcement, and that went on hiring spree after 9/11. The force found itself significantly short of officers with no end in sight. So ये बड़ा important है कि different crises हुए, अभी external issues आ जाते हैं कि basically आपने एक family डिपार्टमेंट है, पुलिस ने आपको उसको एक कल्चर डेवलप किया हुआ है, एंड देन देयर सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें 9/11 का एलिमेंट हो जाता है, पे रिसेशन आ गई, लो पेज हैं, तो लोग फिर उस एक्सटर्नल फैक्टर्स को मीट करने के लिए दे मूव अहेड. और यहाँ भी यही हुआ कि दे बेसिकली केम इनटू क्राइसिस, क्योंकि उन्होंने फोकस नहीं किया हुआ था. उन्होंने कहा था कि ठीक है लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे बिकॉज वी आर अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, बट द राइजिंग थ्रेट्स ऑफ द सिक्योरिटी, वो डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है रिक्रूटमेंट के अंदर वो यहाँ पे इग्नोर किया गया, और 11th आवर में जब चीज़ पता चला गया तो एक क्राइसिस सिचुएशन डेवलप हो गई. So basically, typically the department accepts only 3% of the applicants into the 6 months training class. So typically जो ये police department है ये accept करता है 3% of applicants into the 6 month class and lose some before the training is complete. तो ये 3% जो है ना उसने डिपार्टमेंट ने जो एप्लीकेंट्स आए ट्रेनिंग के लिए और उसके अंदर वो 3% में से भी कुछ पहले छोड़ के चले गए ट्रेनिंग को. This situation called lots of applicants. This situation called for lot of applicants fast. और अभी सिचुएशन में बहुत सारे applicants उनको चाहिए थे और बहुत जल्दी चाहिए थे. So the department leader decided that the massive recruitment campaign basically needs to be built around their Ohana family style. Culture was in order
basically that Ohana family culture has to be promoted, and then a massive advertising and recruitment campaign has to be designed. और इसके लिए उन्होंने $60,000 जो हैं वो अपने was put into recruiting efforts that took many forms. तो इन्होंने तकरीबन बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर रिक्रूटमेंट की और $60,000 जो है इन्होंने रखे, उस बजट रखा उस रिक्रूटमेंट के लिए. अब डिपार्टमेंट ने क्या क्या किया वो डिटेल जो है वो अब आपके सामने है. डिपार्टमेंट इमेज एंड कल्चर वाज प्रोमोटेड एज close knit and service oriented rather than the usual rough and tumble image of the police. तो उन्होंने अपनी इमेज को भी बड़ा प्रमोट किया और क्लोज नेट सर्विस ओरिएंटेड रखा, इनफैक्ट रफ एंड टफ और पुलिस डिपार्टमेंट. देन वुमेन रिक्रूटमेंट सेमिनार्स वर डन और वुमेन को इनकरेज किया गया कि वुमेन शुड जॉइन द पुलिस. रेडियो एंड टेलीविजन एड्स वर basically aired. Print ads were published in magazines. तो प्रिंट एड्स जो हैं वो पब्लिश किए गए फॉर द लॉन्च ऑफ द न्यू इंटरेस्ट लैंड सुपर फेरी. तो ये बेसिकली प्रिंट एड्स भी उन्होंने मैगजीन्स में डाले. Physically fit young people were targeted with the recruiting efforts at beach volleyball tournaments, college and even high school athletic events. So physically जो fit और tough बच्चे थे उन्होंने basically recruitment effort जो है उन तक भी लेके गए, जो beach volleyball पे college and schools में जो athletic events में बच्चे हिस्सा लेते थे तो उनको भी इन्होंने basically attract किया. A police recruitment van was visible, has a visible presence in a community event. So एक community events में भी police जो recruitment van है वो वहाँ पे मौजूद रही. तो ये वो है visibility को show करने के लिए. People on the mainland with ties to Hawaii, such as prior military service was target. So जितने भी पुराने इनके जो employees थे जो कि mainland चले गए थे उनको भी target किया गया. So a heavily promoted recruitment event in Portland, Oregon, drew people from the far off ways, as basically from New York and Florida. तो basically बहुत बड़े इन्होंने recruitment events किए पोर्टलैंड और ऑरेगॉन में, जहाँ पे न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा से भी लोग आए, which is very far off. Officers who had left the force department on the Maryland were contacted. और जितने भी लोग छोड़ के चले गए थे, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि उनको भी कांटेक्ट किया गया. So although the downside of working and living in Hawaii primarily related to the high cost of living. अब बेसिकली जो हवाई में जो जिसकी डाउन साइड है वो वहाँ पे ये है कि वो हवाई में रहना जो है इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर. बेसिकली it's very costly, and were also explained the number of recruits gradually climbed. अब इससे जो जितनी भी एक्टिविटीज उन्होंने की इससे बेसिकली नंबर ऑफ जो रिक्रूट्स था वो बढ़ गया, वो आ गए. Several years of recruiting efforts finally paid off in July 2008. और बहुत सालों में जो उन्होंने एफर्ट्स किए वो पेड ऑफ हुआ उनका 2008 में, जहाँ पे जो 0 वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू HPD रिक्रूटर ऑफिसर जूलिया ने बताया कि जी 2008 में जो वैकेंसीज हैं वो 0 पे चली गई. सो दे हैव वर्कड हार्ड. अब इसके अंदर जो हमने क्वेश्चंस है वो अब हम देखते हैं कि सिचुएशन में बेसिकली अब इसमें देखें क्या हुआ. इसमें थोड़ा सा पहले एनालिसिस करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे जाते हैं, बिकॉज थोड़ा सा हम एनालिसिस भी कर लें केस स्टडीज़ का, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है. हुआ फ्रॉम दी HR परस्पेक्टिव. हुआ ये कि हॉनरेबल पुलिस जो थी वो बेसिकली अपने कल्चर पे जो हवाना कल्चर है, एक फैमिली कल्चर है, उस पर एक प्राइड लेती है. और उन्होंने ये कहा कि जी आर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ फैमिली, और जो लोग हैं वो अट्रैक्ट होते थे, लोग आते थे, और उन्होंने वो कंसिडरेशन की कि जी हम तो एक फैमिली है और लोग हमेशा आते रहेंगे. उन्होंने बेसिकली रिक्रूटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड एंड सप्लाई को केटर ही नहीं किया कि आपको इतने वक्त में इतने लोग चाहिए, डिमांड क्या है, सप्लाई अवेलेबल है नहीं है, और अगर है तो आपने क्या करना है, नहीं है तो आपने क्या मेजर्स लेने हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो एलिमेंट इन्होंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया. अब मूविंग अहेड उन्होंने ये बेसिकली देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं
वो रिटायर हो रहे हैं, और जो कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी लो पेज, और बेसिकली जो इन्वायरमेंटल चेंज आई, 9/11 हो गया, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो गई, पेज ज़्यादा हो गई, तो इन्होंने अपने पे स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव नहीं किया और बेसिकली लोग छोड़ के चले गए मेनलैंड की तरफ। तो ये भी यहाँ पे भी ये देयर रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट ओवरलुक्ड अगेन, डिमांड एंड सप्लाई में सिचुएशन एनालिसिस नहीं किया, एक्सटर्नल फैक्टर्स को नोट नहीं किया उन्होंने, और ये बेसिकली अगेन दिस इज द जॉब ऑफ द HR, बिकॉज ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अगर HR डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा होता है ट्रेंड्स को, क्या HR ट्रेंड्स जा रहे हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करनी है, नहीं करनी है, कैसे करनी है, तो ये HR डिपार्टमेंट का काम है कि वो कंटिन्यूसली सोचते रहें। सिर्फ उनका ये काम नहीं है कि जी जो लेट आया उसको एक नोट इशू कर दिया, प्रमोशंस कर दी, वो वैल्यूएशन कर दी। नो, इसका जो HR डिपार्टमेंट है उसका काम बड़ा डाइवर्स है। उनको हर वक्त दे हैव टू फोकस ऑन द एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फैक्टर्स, लोगों के लिए इश्यूज क्या है। तो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड डायनामिक बेसिकली वो जॉब ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसीलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और इसीलिए हम आज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज अ कैपिटल, इट इज इन्वेस्टमेंट, नॉट द कॉस्ट सेंटर। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें अब ये केस स्टडीज में देखें, यही फायदा है केस स्टडीज को पढ़ने का कि आप अंडरस्टैंड करते हैं, अपने एक नॉलेज को अप्लाई करते हैं कि कहाँ दे वेंट रॉन्ग। अब ये चीज़ें शायद क्वेश्चनों में नहीं पूछी गई हैं, लेकिन हम इसका एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये आइडिया हो कि यहाँ पे ये सिचुएशन, ये वेयर वेंट दे वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पे इन्होंने ये यहाँ पे जो HR डिपार्टमेंट है वो was not been able to assess the potential external threats, एंड इंटरनली भी उनको वो असेस नहीं किया कि लोग रिटायर हो रहे थे, लोग छोड़ के जा रहे थे। क्यों जो छोड़ के जा रहे थे? लो पेस की वजह से, बिकॉज हॉनोलुलु इज एन एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव इन। सो उसके बाद डिपार्टमेंट ने जब ये देखा तो दे फ्रैंकली स्पीकिंग गॉट फॉर इट, और उन्होंने फिर $60,000 लगा के स्पेंड करके बजट लेके रिक्रूटमेंट एफर्ट्स जो है वो स्टार्ट किया। और बेसिकली उनका जो कॉन्सेप्ट था, जो ब्रांड था, वही था ओहाना फैमिली स्टाइल। तो उनको पता था कि लोग यहाँ पे फैमिली ओरिएंटेड हैं, जो हमारा USP है, जो हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज है, जो हमारा डिस्टिंक्ट कैपेबिलिटी है, वो फैमिली स्टाइल है। उस फैमिली स्टाइल को उन्होंने फिर प्रमोट किया, और उन्होंने डिफरेंट तरीक़ों से प्रमोट किया। उन्होंने एडवर्टिजमेंट की, सेमिनार्स किए, लोगों को अट्रैक्ट किया, बेसिकली पुराने लोगों को अट्रैक्ट किया, बच्चों के स्कूल में गए, वहाँ पे देखा जो अच्छे लोग हैं उनको लेके आए, इवेंट्स में अपनी प्रेजेंस शो की, जो लोग चले गए थे उनको अट्रैक्ट किया। तो ये सारी चीज़ें ये जब उन्होंने की तो 2008 में जाके, बहुत सारे सालों के बाद कहीं जाके वो अपने एफर्ट्स में 100% कामयाब हुए, जहाँ पे जो वैकेंसी लेवल था वो 0 हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाउ कुड द हॉनोलुलु पुलिस डिपार्टमेंट यूज अदर रिक्रूटमेंट मेथड्स टू अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव्स। अब बेसिकली वो कहते हैं कि जी आप ये बताएं कि जो हॉनोलुलु पुलिस डिपार्टमेंट है और कौन से एफर्ट कर सकता था या कर सकता है जो कि अदर देन दीज एफर्ट्स हैं अपनी रिक्रूटमेंट को मेथड को बेहतर बनाने के लिए या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, बात ये है कि उन्होंने ऑलमोस्ट सारे इवेंट ही कर लिए। उन्होंने बेसिकली आपको वुमेन पे भी फोकस कर लिया, उन्होंने रेडियो टेलीविज़न पे एड्स भी दे दिए, प्रिंट एड्स भी दे दिए, फिजिकली फिट टारगेट बच्चों की तरफ वो रिक्रूट भी मतलब बीच वॉलीबॉल पे जाके वहाँ पे उन्होंने टारगेट भी किया। बेसिकली पुलिस वैन को भी वहाँ पे जो कम्युनिटी आपके इवेंट्स हैं तो इन्होंने अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन तमाम एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन यूज़ की। बेसिकली उनको जो यहाँ पे मज़ीद करना चाहिए था, यहाँ पे वो प्रमोट करना चाहिए था उनको बेसिकली थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ड ऑफ माउथ जो जितनी क्रेडिबिलिटी वर्ड ऑफ माउथ की होती है वो आपकी पेड एडवर्टाइजमेंट की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती।
पेड एडवर्टाइजमेंट तो आपको पता है कि आपने पढ़ा भी होगा या पढ़ेंगे कि पेड एडवर्टाइजमेंट इज ऑलवेज दैट किसी ने आइडेंटिफाइड आपका कस्टमर है, क्लाइंट है, उसने आपको ऐड दिया और आपको बता रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो आप आ सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि पीपल आर इंटरेस्टेड और नॉट। अब ये देखें ना, बात ये है कि अब लोग ही अगर इंटरेस्टेड नहीं है और वो लोग छोड़ के जा रहे हैं और बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर आपके पास अब भले एडवर्टाइज करते रहें, आपके पास कौन आएगा? कोई नहीं आएगा ना, क्योंकि आपके सो आपका जो कंपैटिटिव एडवांटेज है वो आपने उसको कैसे एडवर्टाइज करना है, वर्ड ऑफ माउथ कैसे लेके आना है, एंड थ्रू पब्लिक रिलेशंस, थ्रू पीआर एक्टिविटीज, थ्रू सोशल मीडिया आपको ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा प्रमोट करनी है। बिकॉज एक तो ये टाइम जो है वो बड़ी जल्दी ये स्पीड ऑफ लाइट की तरह ये चीज़ें फैलती हैं और इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर एक वर्ड ऑफ माउथ डेवलप होता है और ये चीज़ें रीइंफोर्स होती हैं। तो हॉनोलुलु पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ ये चीज़ें भी वो यूज़ कर सकता था या है, थ्रू अट्रैक्ट इट्स द पीपल फॉर द रिक्रूटमेंट, और इंसेंटिव प्रोग्राम भी बेसिकली वो शुरू कर सकता था कि जी जो लोग बेसिकली हमारे साथ वो डिफरेंट ये जो गेम शोज जो फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं बच्चों को, फ्रैंकली स्पीकिंग जो एथलेटिक्स हैं वो फैमिली अगर लेट से वो लोगों को कराटे सिखाना शुरू कर दें, वहाँ पे फिजिकल फिटनेस सेंटर्स कायम कर दें, तो ये भी उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो बेसिकली दे वांटेड टू बी फिजिकली फिट, और वहाँ से इनको फिर बहुत सारे जो ऑफिसर्स एंड बच्चे मिल सकते हैं फॉर द रिक्रूटमेंट जो कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो दिस कुड बी अनदर idea for the department to recruit people. Then comes at how successful would their recruitment efforts have been with other out there branding campaign. Yes, अब देखें वो जो कहता है कि जी उनकी जो रिक्रूटमेंट कैंपेन है वो कितनी सक्सेसफुली, ऑफ कोर्स उनके पास यूएसपी ही इज दी हुआना फैमिली स्टाइल था और उन्होंने जो अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन की, जो अपनी ब्रांडिंग कैंपेन की वो सक्सेसफुल हुई, और उसी की सक्सेस की वजह से इन 2008 दे हैव रीच्ड एट दी zero vacancy where there were a lot of other external issues were there. Then how would you handle the rejected applicants? अब ये बड़ा important है। अब बहुत सारे देखें aspirants तो बहुत हैं, everybody wants to join, लेकिन वहाँ पे आपने तो वही रखना है जो आपकी ability, जिसकी ability capability आपके basically जॉब के साथ मैच करती हो। तो आप हैंडल कैसे करेंगे? अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि आप कैसे हैंडल, रिजेक्टेड कैंडिडेट है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? आप कहेंगे जी ठीक है आप फिट नहीं करते, थैंक यू वेरी मच, जाएं, आपकी ज़रूरत नहीं है। आप कैसे करेंगी जी बताएं? आप बताएं कैसे करेंगे? वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब देखें ना, नाउ यू हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग the human resource management and strategic human resource management and then the strategic management is very important. तो अब मुझे लगता है कि आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो कैंडिडेट आपके मेयार पे नहीं उतरता, आपने रिजेक्ट कर दिया, तो उसको भी आपने बड़े प्यार से, बड़े तरीके से आपने उसको रिफ्यूज़ करना है, ताकि वो एक गुडविल आपकी कंपनी की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की या पुलिस डिपार्टमेंट की रहे कि वो लोगों को बताएगा नहीं यार इट्स वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, यू नो आई हैव अप्लाइड इट, यू नो आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम दैट आई हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, लेकिन उतने प्यार से कि वो अपनी रिजेक्शन भी लोगों को बताए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको इस तरीके से रिफ्यूज करें कि वो अपनी रिजेक्शन में भी वो ऑनर ले। तो ये दिस इज एन आर्ट। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यू कुड हैव इंस्टेड ऑफ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, आप उनको एक अच्छा सा एक लेटर ड्राफ्ट करें, उनसे कहेंगे जी वी हैव 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आप अगर नहीं बताना चाहते कि उसकी एबिलिटी कैपेबिलिटी क्या है, वो आपके मेरिट को भी नहीं, तो आप ये कहेंगे जी द टॉप 50, 20, 30, 100 people have selected and you are one of the closest on the bottom and hope that you will basically
understand that we need the top people and the competition was very tough. और इसमें बहुत सारी और चीज़ें आ सकती हैं. We thank you for taking interest in the Honolulu Police Department, and we appreciate your interest and involvement. But unfortunately, this time we've not been able to shortlist you. और तो ये चीज़ें बड़े प्यार से आप कर सकते हैं ताकि लोगों में एक गुडविल क्रिएट हो, और उसी से वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होता है आपकी जब आपकी गुडविल होती है. So, last but not least, take a look at Honolulu Police Department Career Center at www.honolulu.pd.org. What suggestions could you make to improve their recruitment efforts? अच्छा, अब इसमें आपने ये क्या करना है कि आपने ये दिस इज़ योर होमवर्क, और आपने ये वेबसाइट पे लॉगिन करना है और आपने देखना है कि उनकी रिक्रूटमेंट आज 2014 में क्या कैसे हो रही है. ये वेबसाइट पे आप देखेंगे कि क्या डेटा अवेलेबल है, क्या नहीं है, और आप फिर क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे. और इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये देखेंगे कि क्या ये बेसिकली व्हाट नाउ दे आर डूइंग, और आपके ख्याल से और इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है. और आई एम श्योर कि अब वो सोशल मीडिया को भी यूज़ कर रहे होंगे अपनी रिक्रूटमेंट के लिए, और वर्ड ऑफ माउथ को भी यूज़ कर रहे होंगे, और डिफरेंट इवेंट मैनेजमेंट भी करेंगे. और जितनी एक्टिविटीज़ 2008 से पहले कर रहे थे, अब उसमें और मज़ीद रिफाइनमेंट आ गई होगी डेफिनेटली. आप वो देखिए और आप ये देखिए कि क्या और रिफाइनमेंट आ गई है, क्या उन्होंने यूज़ किया, और आप क्या समझते हैं वो कर सकते हैं. ये आपकी क्रिटिकल एवेल्युएशन के लिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, और आपकी नॉलेज को इन्फोर्स और इन्हांस करने के लिए ये क्वेश्चन है. तो प्लीज़ इसको आप देखिएगा. और यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर जो है वो क्लोज करते हैं, और वी विल इंशाल्लाह meet in the next lecture, which is lecture number 13. उस वक्त तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा. और आप प्लीज़ ये देखिए कि जो हम लेक्चर डिस्कस करते हैं, लेक्चर डिस्कस करने के बाद आप दोबारा इसको ज़रा अपने नोट्स को देखें, आप एक दफ़ा पढ़ लें. आप कंटेंट जो आपको किताबें मैंने रिकमेंड की हैं, जो आपको मैंने कोई एक आध बुक ले लें. आप आर्मस्ट्रांग और स्टीफन पी रॉबिन्स आपके पास होनी चाहिए. तो दोनों चीज़ें अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, दोनों सॉफ्ट कॉपीज़ में भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पर. अगर आप जाएँ गूगल करें तो आपको दोनों बुक्स जो हैं वो सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगी. अपने लैपटॉप्स में ले लें, अपने डेस्कटॉप्स में डाल लें. इवन जो अगर आपके पास एंड्रॉयड्स हैं तो वहाँ पे भी वो PDF फॉर्म में आपको वो मिल जाएगी. तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसको आप ज़रा देख लें, रिवाइज़ कर लें. आप में कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज़ रह गई है उसको आप अंडरस्टैंड कर लें. कोई अगर आप और प्रॉब्लम है मुझे आप ट्वीट कर लें, मैं आपको आई ट्राई टू हेल्प यू आउट. किसी से पूछ लें, गूगल कर लें. तो दुनिया में देखिए अगर नॉलेज आपने हासिल करनी है, अल्टीमेटली बेसिकली नॉलेज आपने हासिल करनी है, कामयाबी आपने हासिल करनी है. वी ऑल हेयर आर द फैसिलिटेटर्स. हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपकी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए आपकी मदद करते हैं. तो उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने हमारी बात भी सुननी है, हम जो एक्सप्लेन करते हैं उसको भी आप देखें, फिर उसको आप बाकी वर्ल्ड में भी जाके देखें. आप किताबों से कंसल्ट करें, आप गूगल करें, आपको हर चीज़ की डेफिनेशन, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. और लेकिन उसका फ़ायदा आपको तब होगा जब आप जाएंगे, आप नॉलेज सीख करेंगे, आपकी नॉलेज बेहतर होगी, और फिर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी, और उसको आप अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकेंगे. तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि आपने नॉलेज जो आपने गेन करनी है वो अपने लिए करनी है, अपनी सक्सेस के लिए करनी है. और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आज आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो. आपने रटा नहीं मारना, आपने सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना कि आपने ये कोर्स पास करना है. माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू whosoever is basically listening me, watching me, for God's sake, don't study for the sake of getting marks, for the sake of passing subject. Please study to seek the knowledge, study to gain the knowledge, and study to become a better person. Study to become a better person. What you are today, you should be better tomorrow. Better than today. So it's very important कि हमें अपनी ग्रोथ, अपनी मेंटल ग्रोथ का भी ख्याल रखना है, हमने अपनी एथिक्स का भी ख्याल रखना है, हमने मोरालिटी का भी ख्याल रखना है. सो प्लीज़ अपनी नॉलेज को
कंसोलिडेट करें, नॉलेज को बढ़ाएं, और इसी से इंसान की अज़मत भी बढ़ती है, इंसान की रिस्पेक्ट भी बढ़ती है. सो टुडे I conclude my lecture on this note कि अपना ख्याल रखें और अपना तमाम एफर्ट जो है वो अपने मुल्क की बका, सलामती और तरक्की के लिए डिवोट करें, और ऑनेस्टी के साथ काम करें, मेरिट पे काम करें, और एक लगन के साथ काम करें, और अपने अच्छी ऑब्जेक्टिव्स को पॉजिटिवली पॉजिटिव एफर्ट्स के साथ अचीव करें. क्योंकि अगर आप अपने एफर्ट्स को अचीव करने के लिए आप पॉजिटिव एफर्ट्स करेंगे, आपको मुश्किलें बहुत आएंगी. ये आसान नहीं है ज़िंदगी में कामयाब होना, आपको बहुत मुश्किलें आएंगी. लेकिन अगर आपका पॉजिटिव एफर्ट्स होंगे, अगर आपकी ख्वाहिशात नेक होंगी, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे. आपकी दुनिया की तमाम जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं वो आपके साथ मिल के आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगी. लेकिन अगर आप नेगेटिव रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो यू विल एंड इनटू द डार्क वर्ल्ड, द नेगेटिव वर्ल्ड, और वो अल्टीमेट वो शॉर्ट टर्म सक्सेस है, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं होती. सो माई रिक्वेस्ट to all of you, those who are watching, please be positive, think positive, and honestly strive hard, positively look forward to achieve your goals, and forget about the negativity. लोगों की मदद करें, लोगों से प्यार करें, अपने इर्द गिर्द लोगों की रिस्पेक्ट करें, और इसी से आपको भी प्यार मिलेगा, आपको भी मोहब्बत मिलेगी, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, और अल्टीमेटली जब आप ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, आप एक कामयाब इंसान होंगे. और हम सब इसीलिए ज़िंदा हैं कि हमने एक कामयाब और अच्छा इंसान बनना है, और जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो हमें लोग एक अच्छे नाम से पुकारेंगे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गॉड ब्लेस यू. खुदा हाफिज़.